नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल इसमें आज का हमारा मुद्दा है कर्नाटक के चुनाव के परिणाम का। हम इसी पर चर्चा करेंगे कि जानेंगे कि जो है भाजपा को कितनी इसमें सेटबैक मिला है, क्योंकि भाजपा को जो 104 सीट थी, इसमें से अभी सिर्फ 64 पे आ गई सर। और कांग्रेस जो एक बहुत बड़ा जंप मारी है, 80 से उनका 136 हो गया है। जेडीएस ने कुछ कर नहीं पाया, 37 सीट था उसमें से भी गंवा दिया, उनका 20 सीट बचा है। हम जानेंगे कि इसका परिणाम जो है लोकसभा में कितना पड़ेगा, और इसके आगे अभी और भी विधानसभा चुनाव है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान में इसका कितना असर पड़ेगा, खासकर विपक्ष खेमे में कितनी इसका खुशियां मनाया जा रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी जानेंगे कि पूरे चुनाव परिणाम पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। सर, ये जो चुनाव की जीत है कांग्रेस की, ये परंपरा जीत है वहां की कि उनका मेहनत का जीत है? आप पहले सबसे पहले ये बताएं। नहीं, पहली बात तो ये है कि कर्नाटक में हमेशा ये होता आया है जी कि इस बार अगर बीजेपी आती है तो अगली बार कांग्रेस। हाँ, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस थी। हाँ, तो कांग्रेस का आना ऐसे भी लहर के तौर पे निश्चित था। ओपिनियन पोल ऑलमोस्ट सब सच साबित हुए, ये बड़ी बात हो गई। दूसरी बात यह है कि पिछली बार कर्नाटक में कांग्रेस को वोट मिले विधानसभा के लिए, और लोकसभा के लिए बम्पर मेजोरिटी मोदी साहब को मिली। हाँ। तो ये फिर से हो सकता है, मतलब इसका अनुमान हम लोकसभा से नहीं कर सकते। लोग अलग अलग सोचते हैं, लोग अभी शाणे हो गए तो वो अलग से सोचते हैं। प्रदेश के लिए क्या है, देश के लिए क्या है। हाँ, वो बोलते हैं कि ये ठीक है, हमारे स्थानिक इसके लिए ठीक है जी, मगर राष्ट्र के लिए मोदी ही चाहिए। तो मोदी साहब के लिए कोई इसमें खतरा है ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता। अभी इसका परिणाम ये क्यों हुआ, इसके बारे में जो मैंने थोड़ा सा दूसरे लोगों का एनालिसिस देखा, उसमें से उनको ऐसा लगता है कि ये जो बीजेपी की सरकार थी पहली, वो हद से ज्यादा भ्रष्ट हो गई थी, यानी 40% भ्रष्टाचार के नाम से प्रचार भी किया गया। हाँ, कि बहुत ही ज्यादा पैसा खा रहे थे, तो उसकी वजह से लोग नाराज थे। दूसरी बात ये है कि उन्होंने सोचा कि हिंदू मतों का ध्रुवीकरण किया जाए। इसके लिए उन्होंने बजरंग दल का इसका मुद्दा उठा के, बजरंग का मुद्दा उठा के हनुमान जी ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया, और लोगों को ऐसा लगा नहीं कि एक तो मुझे मालूम नहीं कर्नाटक में हनुमान जी का कितना प्रभाव है जितना उत्तर भारत में है, मगर वो उसको कोई किसी ने ज्यादा अहमियत नहीं दी। और एक और बात लगती है कि उन्होंने मुस्लिमों के खिलाफ जो विधान किए, उनका आरक्षण रद्द करने से लेके ध्रुवीकरण के लिए हिजाब के ऊपर भी उन्होंने कठोर भूमिका ली थी। तो मेरे को लगता है कि शायद ही कोई मुसलमान होगा कर्नाटक में जिसने बीजेपी को वोट दिया होगा। बिल्कुल सही। तो एक गठा जब भी मुस्लिम वोट एक साथ हो जाते हैं तो उसका प्रभाव दिखाई देता है कांग्रेस के पक्ष में। और लगता है कि खरगे और वो जो दूसरे लोग थे, वो दलित नेता हैं, उसका भी एक प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ गया कि तो क्या हो गया, दलित और मुस्लिम दोनों एक साथ होके बम्पिंग उन्होंने ये कर दिया। यहाँ पर एक सवाल मैं पूछूंगा आपसे कि दो राष्ट्रीय पार्टी थी, भाजपा और कांग्रेस, लेकिन वहाँ पे एक स्थानीय पार्टी जो कि राज्य स्तर की पार्टी जेडीएस, अगर आपको बीजेपी पसंद नहीं है तो जेडीएस को भी तवज्जो दे सकते थे। जेडीएस भी उनका काफी हेल्पफुल पार्टी है, वहाँ का जो स्थानीय पार्टी है। जेडीएस को उन्होंने क्यों एकदम नकार दिया, मतलब खत्म होने को आया जेडीएस की इमेज एक रांग के जैसी है, रंडीबाजी है वो सब पूरी, इसके साथ जा सकते, इसके साथ जा सकते, कुछ भी कर सकते। तो उनको रांग नहीं चाहिए, ऐसा कोई प्रोस्टिट्यूट पॉलिटिकल नहीं चाहिए था उनको, जो कांग्रेस के प्रति लोगों का झुकाव होने के बावजूद बीजेपी के साथ जाके सरकार बनाए। उनको वो भी चांस देना नहीं था कि इसको अगर वोट दिया, इसको वोट देना मतलब बीजेपी को वोट देना, ऐसा उन्होंने समझ दिया था, क्योंकि पॉलिटिकल प्रोस्टिट्यूशन इनका सबको मालूम है। तो इसके लिए उनको वोट दिया नहीं लोगों ने, इसलिए वो नीचे आ गए। और बीजेपी का भ्रष्टाचार एक ये हुआ। दूसरा ऐसा लगता है कि दिल्ली वालों ने जितनी गंभीरता से लेना चाहिए था कर्नाटक का इलेक्शन, मोदी और शाह ने, मतलब उन्होंने ये किए, टूर्स किए, ये किए, पर उस तरह से किया नहीं ऐसा लगता है। और एक मुद्दा मुझे अभी मैंने सुना करके मुझे बोलना चाहिए कि सब जगह आजकल ऐसा बोलते हैं कि बूढ़ों को रिटायर करो, बूढ़ों को रिटायर करो, बूढ़ों को रिटायर करो, नए जवान लोगों को चांस दो, अनुभवी लोग को बाहर करो। हाँ, मगर वो अनुभवी होते हैं, वो बाप होते हैं इनके सबके। अभी वहां पे भी कर्नाटक में सीनियर लीडर्स जो थे
उनको जिस तरह से उन्होंने येडियुरप्पा से लेके सबको पीछे धकेला, येडियुरप्पा के बेटे को टिकट दिया, वो चुन के भी आया, मगर उसकी वजह से अभी मैंने एक इंग्लिश चैनल पे सुना कि कम से कम 15 सीटें येडियुरप्पा ने गिराई, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मेरे बगैर सरकार बने, मैं ही केंद्रीभूत रहूं, तो उसने अपना हिस्सा दिखाया। सर इसे मैं अलग थोड़ा इसको टर्न दूंगा कि कांग्रेस जो आई ना, एक उन्होंने गारंटी कार्ड दिया था सबको, आपने मुझे बताया उसके बारे में? नहीं मैंने नहीं बताया। किसी ने बताया अब कल कि उस गारंटी कार्ड में 5 चीजें बताई थी उन्होंने, और हर एक मतदार के हाथ में वो गारंटी कार्ड लैमिनेशन के साथ था कि ये जाके आप महापालिका में जाओ, नगर पालिका में जाओ, ग्राम पंचायत में जाओ और दिखाओ कि ये 5 चीजें आप देने वाले हैं, किधर है। और राहुल वो 5 चीजों में क्या-क्या थे? अन्न धान्य, तेल, गैस, ऐसी चीजें थी, जीवनावश्यक वस्तु बोलते थे, जीवनावश्यक। उसमें सर कांग्रेस ने एक चीज और अनाउंसमेंट किया था कि हमारी सरकार अगर कर्नाटक में बनती है तो बजरंग दल पे हम जैसे पाबंदी लगाएंगे, क्या वो बजरंग दल को हाथ लगाएंगे? नहीं, अभी जरूरत नहीं। तो वो उस समय बोला, तो उन्होंने क्या बोला था कि पाबंदी लगाएंगे, बाद में उन्होंने उसको रिवाइंड किया और क्या बोला कि अगर कुछ वो गलत करते हैं तो कार्रवाई करेंगे। वो तो सब जगह कोई भी गलत करेगा, तुम और मैं करेंगे तो कार्रवाई होनी है, तो ऐसा। हाँ, तो वो उन्होंने भी थोड़ा कम्युनल रंग देके मुस्लिमों को अटैक करने का कोशिश किया था, क्या नहीं था ऐसा नहीं, मगर वो नहीं चला। और कांग्रेस का एक ऐसा है कि भारत जोड़ो यात्रा जो है उसका सबसे ज्यादा प्रभाव जो है देश में वो कर्नाटक के थ्रू जब गया तब दिखाई दिया, तो राहुल को इसका बहुत श्रेय जाता है। और प्रियंका, राहुल, सोनिया जी, खरगे, ये सब पूरे मतलब अभी कर्नाटक जीतेंगे या मरेंगे, ऐसा लग रहा है क्या? कर्नाटक जीतने पर इनको जो ऐसा लग रहा है कि पूरे देश जीत गया, तो ऐसा लग रहा है। सर कैसे होता है ना कि हमारा बच्चा स्कूल में पहला आता है, वर्ग में, क्लास में, स्कूल में नहीं, तो हम ऐसा सेलिब्रेशन करते हैं जैसे स्कूल में पहला है। स्कूल में पहला आता है तो जैसे बोर्ड में पहला है, ऐसा अपना स्वभाव है, मानवीय स्वभाव है, वो तो खुशियां हैं, वो तो बांटनी है। अब सर आते हैं महाराष्ट्र में जरा जी। सुबह से मैं देख रहा हूँ संजय राउत का लगातार बयान आ रहा है कि मतलब मोदी जी हार गए, ऐसा लग रहा है। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी हारी तो समझ लो मोदी जी हार गए। इसको आप महाविकास आघाड़ी को किस रूप में देख रहे हैं? महाविकास आघाड़ी ज्यादा खुश है पूरे देश में। सर ऐसा है, अगर आप मोदी का फोटो लगाएंगे और वोट मांगेंगे और लोग वोट नहीं देंगे तो वो फोटो क्यों हारे ना जी। आपने मोदी का फोटो कहाँ नहीं लगाया? आपने कौन से लोकल लीडर का फोटो लगाया? नहीं लगाया। आपने मोदी और शाह के फोटो लगाए, जबकि उनका दोनों का कर्नाटक से कोई लेना देना नहीं, बराबर है। तो अगर उनकी जीत होती तो मोदी की जीत होती जी। फिर ये बीजेपी वाले भी बोलते मोदी साहब की जीत है। जो जिसकी जीत होती उसकी ही हार होने वाली है, तो वो स्वाभाविक है उनका बोलना। मेरे को दूसरा एक बात जिसकी वजह से महाराष्ट्र में महाआघाड़ी को प्रॉब्लम होगा ऐसा लगता है कि कर्नाटक में कांग्रेस अपने बलबूते, वहां सर कोई महाआघाड़ी नहीं थी, याद रखो। नहीं। ये जो समीकरण हमने दिमाग में रखा है ना, वो गलत है कि महाआघाड़ी होगी तो ही कांग्रेस जीतेगी या अपोजिशन जीतेगी या बीजेपी हारेगी। ये कर्नाटक ने तोड़ दिया। कर्नाटक कांग्रेस अकेले लड़ी, बीजेपी अकेले लड़ी, जनता दल अकेले लड़ी। तो अभी महाराष्ट्र के जो कांग्रेस वाले हैं वो बोलेंगे कि भाई हमको राष्ट्रवादी और शिवसेना की क्या जरूरत है, उबाठा की जरूरत है। हम चलो 288 लड़ते हैं, जितने आएंगे उतने आएंगे, 100 आएंगे तो राष्ट्रवादी बैठी है उधर सामने दरवाजे में, बिल्कुल, कि भाई हमको लो। उबाठा के 5-10 आए तो वो भी बैठे हैं दरवाजे में कि हमको लो। तो अभी हम इंडिपेंडेंटली लड़ते हैं। या तो ऐसा कर सकते हैं कि जब सीट शेयरिंग के लिए बैठेंगे तो बोलेंगे कि कर्नाटक में तो हमने 136 सीटें जीती हैं, यहाँ पे 288 है। सर आज के हालत में उनको किसी भी तरह से 50, 60, 70, 80 ज्यादा से ज्यादा सीट देते थे। अब वो बोलेंगे हमको 150 चाहिए, आधी चाहिए। और आधी आप उबाठा और राष्ट्रवादी में बांट लो, क्योंकि उबाठा की ताकत तो है नहीं कोई, 13 लोग हैं उनके खाली, तो 25 दे दो उनको। हाँ, लोकसभा में कितने हैं उनके? 5 के या 7 हैं, 10 दे दो। तो बार्गेनिंग पावर ब्लैकमेलिंग पावर तक जाएगी।
और हो सकता है कि उसकी वजह से कांग्रेस वाले जो हैं महाराष्ट्र के, वो राष्ट्रवादी और शिवसेना से नाता तोड़ के बोल सकते हैं कि हम इंडिपेंडेंटली लड़ते हैं। देखते हैं ना, बाद में एक साथ हो जाएंगे। अभी जैसा होता है कि पंतप्रधान कौन, इसके मुद्दे पर लड़ाई हो रही है, जी तो लोग बोलते हैं कि पहले चुनाव तो जीते, फिर साथ में आके सोचेंगे किसको करना है। किसको करना है। वैसा इधर हो जाएगा, बोलेंगे चलो लड़ते हैं। 14 में लड़े थे सब, राष्ट्रवादी अलग रहे थे, चारों पार्टी अलग अलग लड़ी थी। तो बोलेंगे चलो ऐसा ही लड़ते हैं। इसमें और एक बात होने वाली है कि शिंदे की जो शिवसेना थी, जी उसको बीजेपी महाराष्ट्र की जो है वो कट टू साइज करने जा रही थी, कर रही थी। तो अब थोड़ा सा वो उसको- अभी वो बोलेंगे कि आपकी भी ताकत आप जितनी दिखाते उतनी नहीं है, तो हम भी बराबरी के टक्कर के हैं आपके ऑलमोस्ट, तो आप भी सीट हमको आधे तक देना पड़ेगा आपको। और एक बात मतलब उनकी होगी बार्गेनिंग सर, बढ़ेगी, उनकी उनकी बार्गेनिंग ताकत बढ़ेगी। और एक बड़ी बात होगी सर, वो सबसे बड़ी बात है महाराष्ट्र के लिए, कि जो लोग बीजेपी में जाने के लिए निकले थे राष्ट्रवादी से, कांग्रेस से, वो अब नहीं जाएंगे। वो बोलेंगे बीजेपी के खराब दिन आ गए। अभी महाराष्ट्र बिल्कुल में हो भी सकता है। बीजेपी जीतेगी ऐसा कोई सर लेकिन संकेत नहीं अभी है। उनके लिए टाइम है, जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ चुनाव है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी मध्य प्रदेश है, राजस्थान है। अगर उसमें भी अगर परफॉर्मेंस अगर तीनों में अगर बीजेपी के लिए अगर नेगेटिव हुआ तो सर इसमें बहुत नुकसान होगा लोकसभा में। हाँ, अगर उसमें उनको इस चुनाव से अगर सबक अगर सीखते हुए आगे कुछ, जिस तरह से उन्होंने काफी लोगों को टिकट काटे, जो बाहर से आए हुए लोगों को टिकट दिए, जिस तरह से मनमानी टिकट, सर ये सबक सीखते नहीं है। महाराष्ट्र में जितने भी इनके सीट गिरे, जी एक 52 करोड़ का टिकट उन्होंने काटा अमित शाह ने, उसके ऊपर एक्यूजेशन किया कि तुमने मेरे रिलेशन में किसी से रिश्वत मांगी करके उसका टिकट काटा। उसने 12 सीटें गिराई। ऐसे ही जिस का टिकट काटा उसने कम से कम कर्नाटक में भी कम से कम 10 से 15 कहाँ सबक सीखे फिर? महाराष्ट्र में उनको सबक मिला था कि नहीं? मिला था कि भाई बड़े लोगों का टिकट काटोगे नुकसान होगा, तो नुकसान होगा। फिर भी उन्होंने कर्नाटक में वही किया। पंजाब में क्या किया? अभी पंजाब के चुनाव हुए, उसमें आप आ गई, बीजेपी ने वही किया, सीनियर लोगों को बाजू में रखा। क्या है, नए लोगों को चांस देना चाहिए, मगर एट व्हाट कॉस्ट? कुछ परसेंटेज तक। परसेंटेज ऐसा होता नहीं है सर। ये लोगों ने अभी क्या है ना, राजनीति बदल गई है। ये 20-25 साल से गढ़ बनाए हुए, ये पहले के जमाने में राजा होते थे जी। देश जब स्वतंत्र हुआ तो बोलते कुछ 1400-1500 संस्थान थे। अभी ये सब संस्थान हो गए। इस संस्थान में आप कुछ भी हस्तक्षेप करते हैं तो वो बैंड बजा देते हैं आपकी। तो महाराष्ट्र में भी उनको अभी जिन लोगों को उनके दिमाग में उठा के इसको हटाना है, इसको हटाना है, इसको हटाना है, नया फ्रेश ब्लड देना है, तो वो भी अभी कम हो जाएगा। यूपी में भी उन्होंने किया था, उत्तर प्रदेश में भी काफी लोगों को सीट काटे सर, और 75 सीट कम हो गए। कम हो गए ना सर। हाँ, फिर जो इसके पहले जो जब चुनाव हुई थी तो भाजपा को जो बहुमत मिली थी उससे 75 सीट कम हो गए। अखिलेश के 49 से जो है 125 हो गए। तो क्या मतलब, तो फर्क पड़ा ना सर। हाँ, तो सीनियर जो है ना सर, वो सीनियर ऐसे नहीं बनते। अभी पत्रकार कम से कम 10,000 होंगे मुंबई में, महाराष्ट्र में, मगर अनिल थत्ते है ना, अनिल थत्ते को काटोगे तो चलेगा नहीं। कितना भी बड़ा आदमी है तो वो बोलता है ना कि भैया अनिल थत्ते मुझे चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उसका अनुभव रहता है, सीनियरिटी रहती है, अनुभव ज्यादा रहता है। तो और एक बात होगी सर, शिंदे के लिए थोड़े अच्छे दिन रहेंगे क्योंकि मराठा देश है वो जी। और कर्नाटक में थोड़ा ब्राह्मण और दूसरा जो समाज है उनकी जो गैप है वो थोड़ी बढ़ गई है, ऐसा लोग बोल रहे हैं, मैंने सुना है, वही बोल रहा हूँ सर। महाराष्ट्र में फडणवीस से ब्राह्मण चेहरा है, वो कितना भी कर्तव्यगार हो, कितना भी प्रभावी हो, कुछ भी हो, मैं तो कितना चाहने वाला उनका दोस्त हूँ, मैं पर्सनली दोस्त हूँ। मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ कि आज उनको मैसेज भेजा था तो उसका रिप्लाई क्या आया। मगर सर फडणवीस को अभी महाराष्ट्र में वो अहमियत जो पहले थी और जो उनको ये दिया जाता था वेटेज, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से लेके हर एक चीज़ में, वो नहीं मिलेगा इसके आगे। एक नया चेहरा मराठा समाज से बीजेपी भी लॉन्च करेगी। शिंदे को रखेंगे, शिंदे को दुख नहीं देंगे, मगर या तो विनोद तावड़े या तो आशीष शेलार। इसके आगे चल के आपको राजनीति में फडणवीस से ज़्यादा विनोद तावड़े और आशीष शेलार की ये बस्ती है, ऐसा आप देखेंगे, उसको महत्व मिलेगा ऐसा मुझे लगता है। और महाराष्ट्र में सर बीजेपी वाले जो हैं वो सबक नहीं सीखते हैं।
ये चंद्रकांत दादा एक बार बोला, उसके ऊपर स्याही फेंकी, हाँ? वो सबक था कि नहीं? बिल्कुल कि भाई तुम ऐसा बोलोगे तो ऐसा होगा। उसके बावजूद उसने 5 बार उसके बाद बोला। सर ये मुंह है, उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। एक ऋषि का मैंने चित्र देखा था बचपन में। मेरे पिताजी, हमारी जब मौंज होती है ना, व्रतबंधन, तो होने के बाद मेरे पिताजी ने एक ऋषि का चित्र दिखाया। उस चित्र में ऐसे 2 ये किए थे इशारे कि ये दोनों पर अगर कंट्रोल रखते नीचे लिंग पर और ऊपर जिह्वा पर, तो आपके जीवन में कोई दुख नहीं आएगा। बिल्कुल सर इसका मालूम नहीं बीजेपी वालों का क्या है, मगर इसके ऊपर नहीं है इतना तो मुझे मालूम है। तो बावनकुळे हो, ये जिस तरह से बोलते हैं ना, सर कितना संकट में डालते हैं अपने गवर्नमेंट को। अभी वो तुम्हारा, मैं उसको जरा रिजनेबल समझता था, अपना पाटिल, वो भी राधाकृष्ण विखे पाटिल, वो भी बोला आमच्या मनातला मुख्यमंत्री फडणवीस आहे। तो उसके बाद मेरी शिंदे साहब से बात हुई, बोले आता मनातले जे आहेत ते जनात येणार नाही, ते समजून घ्या म्हणून देणार, असं बोलले। मैं म्हटलं छापू का? म्हणे जाऊ दे, बोलू दे, त्यांना काय बोलायचं ते। मगर उनको भी गुस्सा आया। बिल्कुल। और फडणवीस को भी मैंने बोला, जब मिला तब मैं बोला ये तुम्हारे थोबाड ही बोला उनको, मैं लोक जिन तोंड त्यांची थोबाड झाली ना, बंद करा म्हटलं, तुमचं काय वचक आहे की नाही, तुम्हाला ऐकतात की नाही? त्याच्यावर त्यांनी जे सांगितलं ते, सर अपने यहाँ हम गौप्यस्फोट बहुत करते हैं ना, वो बोले कि वो सब सीनियर जो है ना हमारे, वो मेरे समान समझते बोलते ये तो कल का है, हम पहले से हैं। तो वो मेरी सुनते नहीं। मैं उनको कई बार बोलता हूँ थोड़ा कंट्रोल करो बोलने में, वो सुनते नहीं है। जहाँ मौका मिलता है जहाँ मौका है तो मगर सर महाराष्ट्र में महाआघाड़ी का इसकी वजह से वापिस आना जो है, उसके बारे में अभी निष्कर्ष निकालना मुश्किल है। मगर एक बात, आज ही इनको 1 रुपए की फिर पेज लगाओ, मेरे 1 लाख रहेंगे। लोकसभा में कर्नाटक में मोदी की जय जयकार होगी और मोदी ऐसे थंपिंग मेजोरिटी से सीट हासिल करेंगे कर्नाटक में कि आप भी देखते रह जाएंगे। कर्नाटक या पूरे देश की बात तो है ही, वो तो है ही, मगर कर्नाटक की बात चल रही है ना, आप बोल रहे हैं ना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड भी गया तो भी लोकसभा में मोदी रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देश यही चाहता है। सर हमने यहाँ थाना में राजन विचारे जैसे खतरूड़ आदमी को टिकट ये दिया, वोट दिया, क्यों? वो बीजेपी की तरफ था। हम देते थे, जिंदगी में देते थे उसको, कभी नहीं देते थे। कितने मेरे दोस्त कहाँ पे बोले अरे क्या करेंगे मोदी साहब के लिए, इसको टिकट ये देना पड़ा हमको, देना पड़ा। अगर उसको मिलता है तो किसी को भी मिलेगा। मोदी है। जी धन्यवाद सत्य जी। तो हम चर्चा कर रहे थे कर्नाटक चुनाव के परिणाम के ऊपर। फिलहाल जो है भाजपा की जो है एकमात्र जो साउथ की जो प्रदेश थी उसमें भी आज हार का सामना करना पड़ा है। काफी सेटबैक है भाजपा के लिए। अगर इसमें से भी कुछ सबक अगर सीखेंगे और उसमें कुछ, सर इसमें सबक कैसे सीखना है? भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक नेता की कोई भूमिका नहीं थी इसमें से। तो हम सबक बोल रहे हैं। वो सेंट्रल नाम लो सर, मोदी और शाह को सबक सीखना चाहिए। क्यों नाम नहीं लेना उनका? बिल्कुल लेना है, उनको दोनों को सबक सीखना चाहिए। वो क्या सबक सीखते हैं वो अभी मध्य प्रदेश और राजस्थान में पता चलेगा। इसके ऊपर चिंतन और मंथन दोनों करने की जरूरत है। सर मोदी साहब चिंतन नहीं करते और शाह मंथन नहीं करते जी, उनका अपना स्वभाव है। सर अभी मैं जहाँ से आ रहा हूँ ना जी, हाँ, वहाँ अभी बोल दूं क्या मैं? बोलिए, बिल्कुल बोलिए, हमारा मंच खुला हुआ है एकदम। सर नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री है अभी, उनका एकदम राइट हैंड, बाजू में बैठने वाला आदमी और उनका सहयोगी, उनका मतलब पूरा थॉट प्रोसेस में वो है। और अभी जो घटनाएं हुई उसमें भी वो बड़ा रोल है और वो मंत्री भी है वहाँ पे। उसके साथ मेरा अपने जो मित्र है शेखर शेट्टी, उनके यहाँ खाना था मेरा उनके साथ। मैं बोला ना मैं किधर देखने आया हूँ सर, उन्होंने बोला वो बात सर आज बताएंगे तो वो बोला कि नीतीश कुमार ने देश के सभी नेताओं को, विरोधी पक्ष के, बोला है कि हम आपके इसमें दखल नहीं देंगे, मुझे पंतप्रधान बनना है ऐसा मत समझो। अच्छा, आई एम द लास्ट चॉइस इफ इट कम्स टू दैट। आप सब अपने अपने राज्य में जितना सीट ला सकते हो अपने पार्टी की उतना लाओ, कांग्रेस का भी कुछ सोचो मत। कांग्रेस कुछ राज्यों में कांग्रेस ही अब है ना, अभी पटनायक ने क्यों नहीं बोला? वो सब क्या मुझे आज पूरे देश का उसने समझा दिया। वो बोला पटनायक ने ना बोला कांग्रेस के साथ आघाड़ी में आने को, क्यों बोला? वहां उसकी फाइट ही कांग्रेस के साथ है।
बीजेपी के साथ है ही नहीं, तो वो महाआघाड़ी में आएगा और कांग्रेस से शेयर करेगा, क्यों करेगा? वो तो 2/3 बहुमत लेके बैठा है। वो बोला कि स्टालिन को, तेलंगाना के चंद्रशेखर राव को, रेड्डी को, ममता को, नीतीश कुमार ने सबको मिलके बताया है कि मैं कैंडिडेट नहीं हुआ, ऐसा समझो। अगर आपका सब कुछ ठीक ठाक होता है तो उस समय हम सोचेंगे किसको कैंडिडेट बनना है। मतलब चुनाव रिजल्ट मगर डिसाइड करेंगे। मैं एक इसका पॉइंट रहूंगा, जिस पॉइंट की वजह से हम आप सबको साथ में रखेंगे। और साथ कैसे रखेंगे? सबको बांध के नहीं रखेंगे, सबको अलग अलग रखेंगे, मगर फिर भी एक दूसरे का लास्ट में अपने को साथ देना है, ये मन में रखेंगे। सर ये तो 2019 और सर में भी नीतीश कर कुमार चुके को इस तरह। कॉन्फिडेंस है जी 2019 में भी ये लोगों ने बहुत पूरी तरह स्ट्राइक की, सब नहीं, पक्ष एक अभी होके जो उनको है। कॉन्फिडेंस है। उन्होंने बोला है कि उन्होंने बोला कि कांग्रेस मजबूर होके अपने पास आएगी। और उन्होंने, हाँ सर, सबसे बड़ा गौप्यस्फोट, सबसे बड़ा गौप्यस्फोट सर, ये किसी ने नहीं किया है, पहली बार हो रहा है। राहुल गांधी ने नीतीश कुमार को बताया है, मैं कोट कर रहा हूं जी कि मुझे जिंदगी में पंतप्रधान कभी भी बनना नहीं है, मैं पंतप्रधान पद का कैंडिडेट ना हूं ना रहूंगा। क्या? अगले इलेक्शन के बाद भले कांग्रेस को मेजॉरिटी मिले जी या सबको मिलके मिले, फिर भी मैं पंतप्रधान पद का कैंडिडेट नहीं हूं। मुझे उस तरह से प्रोजेक्ट भी मत करो कि मोदी के लिए मैं पढ़ रहा हूं। सर इससे ज्यादा गौप्यस्फोट क्या हो सकता है? चलो, बहुत बड़ा गौप्यस्फोट है। इस गौप्यस्फोट पे आपके क्या और कहना ये है? नीतीश कमेंट कुमार बॉक्स की में बात मैं कर रहा हूं आपके लिए जरूर सर, लिखिए। मैं कोट किसको कर रहा हूं? बिल्कुल आप सुनिए ना, मैं 4 घंटे बैठा था उनके साथ। इसलिए आज हम अपना वीडियो लेट बना रहे हैं। तो इस गौप्यस्फोट पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। अरे आज बहुत सारे आपकी हमने प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा, क्योंकि आप प्रतिक्रिया देते हैं तो उसी हिसाब से हम आगे जो है वीडियो भी करते रहते हैं। हमारा चैनल को जो और है- सर एक दोस्त के साथ, जिस दोस्त के साथ आज मेरी मुलाकात हो गई, मतलब दोस्त बन गए अभी हम, जी, उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि अगले महीने नीतीश कुमार के साथ आपकी मीटिंग करेंगे। क्या बात है। मतलब वो आप गाना लगा रहे हैं। आपको लिखिए। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत। धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।